सामान्य तौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या बीमारी की पहचान की बात करते हैं ना, तो एक प्रकार की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है, एक्सरे की रिपोर्ट आती है और उसमें वो सफेद टूटी हुई लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। हाँ, और डॉक्टर बस इशारा करके बताता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है। बिल्कुल। और सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सही कह रहे हैं आप। वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ चीजें या तो सही हैं या गलत है। इंसान को ना हर चीज को ऐसे ही साफ साफ देखने और अलग अलग श्रेणियों में बांटने की आदत होती है, क्योंकि इससे दिमाग को तसल्ली मिलती है। हाँ, लेकिन जब हम दुनिया की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक शक्तियों के दांवपेच की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, वहां कोई साफ साफ टूटी हुई हड्डी नहीं दिखती। वही तो, हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो सच कहें तो बहुत ही धुंधला है। और यहीं से हमारी आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत होती है। आज हम ज़िग्नियो ब्रेजिंस्की की मशहूर किताब द ग्रैंड चेस बोर्ड, अमेरिकन प्राइमेसी एंड इट्स जियो स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स के पन्नों में उतर रहे हैं। ये किताब अपने आप में अहम एक मास्टरपीस मानी जाती है भू राजनीति के नजरिए से। बिल्कुल सही। इस चर्चा का मुख्य मकसद ये समझना है कि आज की दुनिया में वैश्विक शक्ति मतलब ग्लोबल पावर आखिर काम कैसे करती है। अमेरिका दुनिया का पहला और अकेला सच्चा ग्लोबल सुपर पावर कैसे बन गया, और यूरेशिया जो यूरोप और एशिया का विशाल भूभाग है, वो मुख्य शतरंज का बोर्ड क्यों है जहां दुनिया के भविष्य का फैसला हो रहा है। और मुझे लगता है हमें यहाँ ये भी साफ कर देना चाहिए कि हम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करने नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे स्रोतों में मौजूद रणनीतिक तथ्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं, सिर्फ शुद्ध रणनीति। अगर हम दुनिया के नक्शे को सिर्फ अलग अलग रंगों वाले देशों के रूप में देखना बंद कर दें और उसे एक विशाल शतरंज की बिसात मान लें, तो अचानक सब कुछ समझ आने लगता है। हाँ, हर देश का बर्ताव, उनकी नीतियां सब एक बड़ी चाल का हिस्सा लगने लगती हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किताब की शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि अमेरिका की वैश्विक शक्ति पिछले सभी साम्राज्यों से बिल्कुल अलग है। मतलब इतिहास में रोम, चीन, मंगोल और ब्रिटेन जैसे बड़े साम्राज्य हुए हैं, लेकिन वे या तो सिर्फ एक इलाके तक सीमित थे या उनके राज करने का तरीका एकदम अलग था। देखिए, अगर हम रोम की बात करें तो उनका साम्राज्य मुख्य रूप से उनकी सैन्य शक्ति और उनके सांस्कृतिक आकर्षण पर निर्भर था। अच्छा, सांस्कृतिक आकर्षण मतलब लोग खुद उनसे जुड़ना चाहते थे। बिल्कुल। रोम ने लगभग 250 सालों तक अपना विस्तार किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी चरम सीमा पर रोम के पास अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए विदेशों में लगभग 3 लाख सैनिक तैनात थे। एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि रोम के पास लगभग 3 लाख सैनिक थे। हमारे स्रोतों में यह भी लिखा है कि 1996 में अमेरिका के पास भी विदेशों में लगभग 2,96,000 सैनिक तैनात थे। हाँ, आंकड़े तो लगभग बराबर ही हैं। तो फिर अमेरिका अलग कैसे हुआ? क्या अमेरिका भी बस एक आधुनिक रोम नहीं है जो अपनी सेना के दम पर दुनिया चला रहा है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर छिपा है। रोम ने उन इलाकों पर सीधा कब्जा किया था। उनके सैनिक वहां जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए थे, लेकिन अमेरिका का तरीका सीधा नियंत्रण करने का नहीं है। तो फिर क्या तरीका है उनका? अमेरिकी शक्ति नियंत्रण से ज्यादा सहविकल्प या कोऑप्टेशन पर आधारित है। रोम जीतने के बाद अपनी संस्कृति थोपता था, जबकि अमेरिका एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसका हिस्सा हर कोई खुद बनना चाहता है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, पुराने साम्राज्य एक जमींदार की तरह थे। उनका मुख्य काम किसी जमीन पर कब्जा करना, वहां अपनी लाठी गाड़ना और किसानों से लगान वसूलना था। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन आज की अमेरिकी शक्ति एक ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करती है। जैसे कोई कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सीधे तौर पर आप पर कब्जा नहीं करते, लेकिन आप खुद उनका सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि सारे अच्छे सॉफ्टवेयर वहीं चलते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और नाटो जैसे संस्थान इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से हैं। दूसरे देशों को लगता है कि इस सिस्टम से बाहर रहने से ज्यादा फायदा इसके अंदर रहने में है। हाँ, और अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि अमेरिका 4 अहम आयामों में सबसे आगे है। बिल्कुल। पहला है सैन्य आयाम, जहां उसकी पहुंच पूरी दुनिया में है। दूसरा है आर्थिक आयाम, वो वैश्विक विकास का मुख्य इंजन है। तीसरा तकनीकी आयाम है, जहां वो नई खोजों में सबसे आगे है।
और चौथा और शायद सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक आयाम है। सांस्कृतिक मतलब ये जो हॉलीवुड और इंटरनेट वाला हिस्सा है। हाँ, हॉलीवुड, इंटरनेट की भाषा, मैकडॉनल्ड्स, अमेरिकी जीवन शैली, ये सब दुनिया भर के युवाओं को अपनी तरफ खींचता है। ये कोई थोपी हुई संस्कृति नहीं है, बल्कि एक ऐसा आकर्षण है जो लोगों को स्वेच्छा से अमेरिकी प्रभाव में ले आता है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन पुराने साम्राज्यों के काम करने का तरीका भी तो अलग-अलग था ना। जैसे चीन ने तो रोम की तरह सिर्फ सेना पर पूरी तरह निर्भर नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन के हान और मांचू साम्राज्यों ने सैन्य बल से ज्यादा एक बेहद मजबूत नौकरशाही और अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का इस्तेमाल किया। वो खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। अरे वाह। हाँ, और मांचू साम्राज्य के दौर में तो एक बहुत ही कुशल कुरियर सेवा थी जो इतने विशाल साम्राज्य में संदेशों को सिर्फ 1 से 4 हफ्ते में पहुंचा देती थी। और मंगोलों की तो बात ही अलग थी। उन्होंने कोई सांस्कृतिक श्रेष्ठता नहीं दिखाई, बस घोड़ों पर आए और दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन मंगोलों की यही सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। उनके पास अपनी कोई ऐसी मजबूत संस्कृति नहीं थी जिसे वे दूसरों पर लागू कर सकें। इसलिए वे जहां गए वहीं की संस्कृति में ढल गए। मतलब वो घुल मिल गए। हाँ, कुछ ने इस्लाम अपना लिया, कुछ ने चीनी परंपराएं, वो घुल मिल गए और इसी वजह से उनका साम्राज्य भी बिखर गया। वहीं अगर ब्रिटेन को देखें तो उन्होंने व्यापार से दुनिया को जोड़ा, लेकिन वे भी शक्तियों का सिर्फ संतुलन बना पाए, यूरोप को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके। तो अब हमारे पास अमेरिका है जिसका ये ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया पर हावी है, और ये शक्ति जिस सबसे बड़ी बिसात पर अपना खेल खेल रही है वो है यूरेशिया। सही कहा। यूरोप और एशिया को मिलाकर बना ये महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है। यहाँ दुनिया की 75% आबादी और 60% जीएनपी है। मतलब साफ है, जो यूरेशिया पर राज करेगा दुनिया का नियंत्रण उसी के हाथ में होगा। यही सबसे बड़ा शतरंज का बोर्ड है। और इसी यूरेशियाई शतरंज के बोर्ड पर ना कुछ मुख्य खिलाड़ी यानी जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स हैं और कुछ धुरी यानी जियो पॉलिटिकल पिवट्स हैं। खिलाड़ी और धुरी। हाँ, खिलाड़ी वो हैं जिनके पास शक्ति भी है और इच्छा भी, जैसे फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और भारत। ये अपने पड़ोसियों से आगे बढ़कर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। और ब्रिटेन और जापान, वो भी तो बड़ी ताकतें हैं। वो ताकतवर हैं, लेकिन उन्होंने खुद को रणनीतिक रूप से सीमित रखा है, इसलिए वे इस सूची में खिलाड़ी नहीं माने गए हैं। और धुरी या पिवट्स की बात करें तो यूक्रेन, अजरबैजान, दक्षिण कोरिया, तुर्की और ईरान इसमें आते हैं। रुकिए, यहाँ एक बात मुझे थोड़ा उलझा रही है। एक खिलाड़ी और एक धुरी यानी पिवट में असल में क्या अंतर होता है? आखिर दोनों ही देशों की अपनी सीमाएं होती हैं, सेना होती है। क्या बस आकार का फर्क है? आकार का फर्क बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, पिवट या धुरी किसी दरवाजे के उस कब्जे यानी हिंज की तरह होते हैं। वो आकार में तो बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन दरवाजा किस तरफ खुलेगा ये उन पे निर्भर करता है। अच्छा, तो उनकी लोकेशन बहुत अहम होती है। बिल्कुल, उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उनका किसी एक तरफ झुकना पूरे भू राजनीतिक खेल को पलट सकता है। उदाहरण के लिए अजरबैजान को ही लीजिए। अजरबैजान ऐसा क्या खास कर रहा है? वो कैस्पियन सागर के तेल और मध्य एशिया की संपदा तक पहुंचने का मुख्य दरवाजा है। ये एक बॉटल के ढक्कन या कॉर्क की तरह है। अगर कोई विरोधी देश अजरबैजान पर नियंत्रण कर ले तो वो मध्य एशिया की पूरी संपदा का रास्ता रोक सकता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस शतरंज के पश्चिमी हिस्से यानी यूरोप की ओर देखें तो अमेरिका के लिए यूरोप एक ऐसा ब्रिज हेड या सुरक्षित किनारा है जहां से वो यूरेशिया में अपना प्रभाव बनाए रखता है। हाँ, एक तरह से अमेरिका का यूरेशिया में प्रवेश द्वार। लेकिन यूरोप अभी भी कोई एक अकेला देश तो है नहीं। इसे एक बनाने का सपना फ्रांस और जर्मनी देख रहे हैं। और यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि फ्रांस और जर्मनी दोनों ही यूरोप को एक करना तो चाहते हैं, लेकिन दोनों की मंशा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मतलब दोनों का एजेंडा अलग है। बिल्कुल। फ्रांस चाहता है कि यूरोप एक मजबूत ताकत बने जिसका नेता फ्रांस हो। फ्रांस का अपना एक ग्रैंड्योर या महानता का इतिहास रहा है और वो उसे वापस पाना चाहता है। वो चाहता है कि यूरोप खुद एक शक्ति बने ताकि अमेरिका का प्रभाव कम हो सके। मतलब फ्रांस की नज़र में यूरोप का एकीकरण अमेरिका को बाहर करने का एक तरीका है। और जर्मनी क्या चाहता है? जर्मनी प्रायश्चित या रिडेम्पशन चाहता है।
20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों के हिंसक इतिहास के बाद जर्मनी खुद को यूरोप और इतनी गहराई से जोड़ लेना चाहता है कि वो खुद को और दुनिया को सुरक्षित महसूस करा सके। तो जर्मनी के लिए यूरोप और नाटो से जुड़ाव एक तरह से अपनी पुरानी हिंसक छवि को धोने का रास्ता है। हाँ, बिल्कुल वही। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे स्रोतों से समझ आई वो ये है कि इन दोनों देशों का ध्यान भी अलग अलग दिशाओं में है। दोनों की भौगोलिक कक्षाएं या जियोपॉलिटिकल ऑर्बिट्स बिल्कुल अलग हैं। सही पकड़ा आपने। देखिए, फ्रांस का ध्यान मुख्य रूप से भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका की तरफ झुका है। वो वहां अपना प्रभाव चाहता है। और जर्मनी? जर्मनी का पूरा ध्यान मध्य यूरोप, पोलैंड और बाल्टिक देशों की तरफ है। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यही है कि इन दोनों को एक साथ कैसे रखा जाए और दोनों को खुश कैसे रखा जाए। हाँ, मतलब अमेरिका को फ्रांस की महत्वाकांक्षाओं को भी संभालना है और जर्मनी को पूर्व की ओर नाटो का विस्तार करने में भी मदद करनी है, वो भी बिना रूस को भड़काए। जो कि कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमारा सामना एक ऐसी घटना से होता है जिसने 20वीं सदी के अंत में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। 1991 में सोवियत संघ का पतन। वो एक बहुत ही बड़ा भू राजनैतिक भूकंप था। रातों रात यूरेशिया के बिल्कुल बीचों बीच एक ब्लैक होल पैदा हो गया, एक बहुत बड़ा शक्ति का खालीपन। रूस के लिए ये पतन सिर्फ जमीन खोने का दुख नहीं था, है ना? ये एक बहुत गहरा ऐतिहासिक आघात था। बहुत गहरा। अचानक से रूस की सीमाएं पीछे खिसक कर वहां पहुंच गईं जहां वे 18वीं शताब्दी में हुआ करती थीं। इसमें सबसे बड़ा झटका तो यूक्रेन का हाथ से जाना था। बिना किसी शक के देखिए, यूक्रेन के अलग होने का मतलब था 52 मिलियन लोगों का चला जाना और सबसे महत्वपूर्ण काले सागर तक की सीधी पहुंच का खत्म हो जाना। मतलब यूक्रेन के बिना रूस? यूक्रेन के बिना रूस रातों रात एक यूरेशियन साम्राज्य से सिमटकर बस एक एशियाई राज्य बनने की कगार पर आ खड़ा हुआ। ये उनकी साम्राज्यवादी पहचान पर सीधा हमला था। तो ऐसी स्थिति में जब कोई देश इतना बड़ा संकट झेलता है तो वो पलटवार करने या खुद को बचाने की कोशिश तो करता ही है। रूस ने क्या किया? रूस ने इस झटके से उभरने के लिए 3 रास्ते अपनाने की कोशिश की और दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही नाकाम रहीं। अच्छा, पहला क्या था? पहला विचार था कि अमेरिका के साथ समान साझेदारी या इक्वल पार्टनरशिप की जाए। लेकिन अमेरिका उन्हें बराबर का साझेदार क्यों मानता? रूस की अर्थव्यवस्था तो उस समय पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। ठीक यही हुआ। अमेरिका ने उन्हें वो दर्जा नहीं दिया। फिर रूस ने दूसरा रास्ता अपनाया, अपने नियर अब्रॉड यानी उन पुराने सोवियत देशों को फिर से एक करना जो अभी अभी आजाद हुए थे। लेकिन कोई भी देश अपनी नई नई मिली आजादी क्यों छोड़ना चाहेगा? मुझे लगता है यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों ने इसका कड़ा विरोध किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे किसी भी नए रूसी साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर रूस ने तीसरा और सबसे हताश करने वाला कदम उठाया। वो क्या था? उन्होंने सोचा कि क्यों ना चीन और ईरान के साथ मिलकर एक अमेरिका विरोधी या एंटी हेजेमोनिक गठबंधन बना लिया जाए। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये एक तार्किक कदम लगता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये गठबंधन क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि यहाँ रूस का अपना शाही अहंकार आड़े आ गया। सोचिए, अगर रूस चीन के साथ गठबंधन करता तो चीन की विशाल अर्थव्यवस्था और आबादी के सामने रूस सिर्फ एक छोटा सा साझेदार यानी जूनियर पार्टनर बनकर रह जाता। हाँ, ये बात तो है। सैकड़ों सालों तक खुद को एक महान साम्राज्य मानने वाला देश किसी और के अधीन होकर कैसे काम कर सकता था? यही तो दिक्कत थी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? रूस के तो सारे रास्ते बंद हो गए। सच कहूं तो रूस के पास वास्तव में अंततः सिर्फ एक ही असली विकल्प बचता है और वो है यूरोप और पश्चिम के साथ एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जुड़ना। लेकिन इसके लिए तो उन्हें ये पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि उनका साम्राज्यवादी अतीत अब खत्म हो चुका है और यूक्रेन एक आज़ाद देश है। क्या यह संभव है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या एक देश अपना सैकड़ों साल पुराना इंपीरियल आइडेंटिटी इतनी आसानी से भुला सकता है? यही वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जो रूस आज तक लड़ रहा है और इसी लड़ाई और असमंजस का सीधा असर यूरेशिया के उस हिस्से पर पड़ रहा है जिसे यूरेशियन बाल्कन कहा जाता है। यूरेशियन बाल्कन्स। जैसे यूरोप में बाल्कन क्षेत्र हमेशा से जातीय टकराव का अखाड़ा रहा है, वैसे ही मध्य एशिया और काकेसस का इलाका आज के नए बाल्कन बन गए हैं। बिल्कुल। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान जैसे देश इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ का शक्ति शून्यता का माहौल और इतनी सारी अलग अलग जातियां इसे बहुत अस्थिर बनाती हैं। और इस अस्थिरता के बीच एक बहुत बड़ा आकर्षण भी है, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार। इसी वजह से रूस,
तुर्की और ईरान, ये तीनों ताकतें यहाँ अपना प्रभाव जमाना चाहती हैं। हर कोई चाहता है कि इस खजाने पर उसका कब्जा हो। ये तो बिल्कुल एक खजाने के नक्शे वाली कहानी हो गई। मतलब खजाना तो है, जमीन के नीचे तेल और गैस मौजूद है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले सारे रास्ते अलग अलग दावेदारों के कब्जे में हैं। हाँ, और कोई भी खजाना तब तक बेकार है जब तक उसे बाजार तक पहुंचाने का सुरक्षित रास्ता ना हो। जो उस रास्ते को कंट्रोल करेगा, असली खजाने का मालिक वही होगा। बहुत सटीक तुलना है। रूस चाहता है कि सारी पाइपलाइनें उसके इलाके से होकर गुजरें ताकि उसका एकाधिकार बना रहे। इसके विपरीत तुर्की और ईरान नए रास्ते बनाना चाहते हैं जो भूमध्य सागर और अरब सागर तक जाएं, ताकि रूस का एकाधिकार टूट सके। और इन सब के बीच वहां के जो स्थानीय देश हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी चुप नहीं बैठे। जैसे उज़्बेकिस्तान को ही देख लीजिए। ये देश अपने पुराने तैमूर लंग के साम्राज्य के गौरव को याद करता है। वो इस पूरे इलाके में सबसे मजबूत और राष्ट्रवादी देश बनकर उभरा है, जो रूस के किसी भी नए नियंत्रण को सख्ती से रोक रहा है। और जैसा हमने पहले बात की थी, अजरबैजान उन तेल के रास्तों का मुख्य कॉर्क है, तो इसमें अमेरिका का क्या रोल है? वो तो हजारों मील दूर है। अमेरिका का मुख्य लक्ष्य ये है कि इस पूरे इलाके पर किसी एक देश, खासकर रूस का एकाधिकार न हो सके। अमेरिका चाहता है कि ये खजाना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खुला रहे और कई अलग-अलग पाइपलाइनों के जरिए दुनिया तक पहुंचे। तो मतलब बैलेंस बनाए रखना है। खैर, ये तो हुई शतरंज के बीच के हिस्से की बात। लेकिन अगर हम इस बिसात के बिल्कुल पूर्वी किनारे पर जाएं, जिसे हम सुदूर पूर्व का एंकर या फार ईस्टर्न एंकर कह सकते हैं, तो वहां की कहानी भी कम उलझी हुई नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहां तीन सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने हैं: अमेरिका, चीन और जापान। और ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा नाजुक है। चीन एक बहुत ही तेजी से उभरती हुई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति है। ताइवान को लेकर उसके मन में गहरा ऐतिहासिक घाव और असंतुष्टि है। हाँ, चीन चाहता है कि एशिया में उसका दबदबा हो और अमेरिका का प्रभाव कम हो। और दूसरी तरफ जापान है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है, लेकिन राजनीतिक और सैन्य रूप से उसने खुद को एक बौने की तरह रखा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान ने अपनी सेना को बहुत सीमित रखा है और वो पूरी तरह से अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे है। तो इसमें अमेरिका के लिए खतरे की घंटी क्या है? सबसे डरावना सपना क्या हो सकता है उनके लिए? अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट तब आएगा अगर चीन और जापान आपस में कोई रणनीतिक गठबंधन कर लें, जो कि इतिहास को देखते हुए मुश्किल लगता है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। या फिर अमेरिका को एशिया से पूरी तरह बाहर खदेड़ दिया जाए। इसलिए अमेरिका को एक बहुत ही पतला संतुलन बनाना पड़ता है। मतलब एक तरफ चीन के साथ तालमेल बिठाना है और दूसरी तरफ जापान को बचाना है। हाँ, चीन को वैश्विक प्रणाली में इस तरह शामिल करना है कि वो जिम्मेदार बने, आक्रामक नहीं, और साथ ही अमेरिका को जापान को सुरक्षा का इतना गहरा विश्वास दिलाना है कि जापान कभी खुद को असुरक्षित महसूस न करे। क्योंकि अगर जापान ने खुद को असुरक्षित महसूस किया, मान लीजिए अमेरिका ने वहां से अपनी सेना हटा ली, तो जापान डर जाएगा और डर के मारे वो अपनी खुद की एक विशाल सेना खड़ी कर लेगा। एकदम सही। और अगर जापान ने फिर से हथियारों की होड़ शुरू कर दी तो चीन और आक्रामक हो जाएगा और पूरे एशिया की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए अमेरिका का जापान में होना सिर्फ जापान को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे एशिया में हथियारों की होड़ को रोकने के लिए है। बाप रे, ये तो सच में एक बहुत ही हाई वायर एक्ट है, एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा। बिल्कुल। तो इस पूरे गहरी चर्चा को समेटते हुए ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दुनिया का इकलौता सुपर पावर होना कोई आसान काम नहीं है। इसे दुनिया के अलग अलग कोनों में मिसाइलें तैनात करने या ताकत का दिखावा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस विशाल यूरेशियन शतरंज की बिसात पर बेहद समझदारी से अपनी चाली चलने के बारे में है। हाँ, यूरोप में फ्रांस और जर्मनी को एक साथ बांधे रखना, रूस को एक नए लोकतांत्रिक ढांचे में ढालने की कोशिश करना, मध्य एशिया में पाइपलाइनों के खेल को बैलेंस करना और सुदूर पूर्व में चीन और जापान के बीच शांति बनाए रखना, ये सब एक साथ चल रहा है। और आज की तारीख में अमेरिका इस शतरंज का सबसे बड़ा और अकेला खिलाड़ी है जो इस पूरे खेल के नियम तय कर रहा है। वो इस ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहा है जिसका हिस्सा हर कोई बनना चाहता है। लेकिन इतिहास का एक बहुत कठोर सच ये भी है कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। मैं सहमत हूँ। हर ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी न कभी एक नए अपडेट या एक पूरी तरह से नए सिस्टम से रिप्लेस होना ही पड़ता है। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहेंगे जो भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।
अगर आने वाले दशकों में कोई नया यूरेशियन गठबंधन उभरता है जो इस बिसात से अमेरिका को पूरी तरह से बाहर कर दे तो क्या होगा? क्या वे नए खिलाड़ी इस भू राजनीतिक खेल को शांति से खेल पाएंगे, या फिर हम एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था को हमेशा के लिए खो देंगे जिसके हम अब आदी हो चुके हैं? शुरुआत में हमने जिस एक्सरे मशीन की बात की थी ना, वो हमें यही याद दिलाती है कि भू राजनीतिक की इस दुनिया में कोई साफ सफेद लाइन नहीं होती। यहाँ हर चाल के पीछे 100 और चालें होती हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।